हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आई होप रिवीजन का कार्य अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें रिवीजन के कार्य ज़्यादा करना होता है, रिवीजन पे वर्क ज़्यादा करना होता है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा परफेक्शन आएगा और उतना ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो आज हम अपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में एक नया आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं जिसमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज का हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इससे पहले हमने कुछ दो लेक्चर में जनरल प्रॉपर्टी कराई थी। अब उसकी प्रॉपर्टी कराते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर के चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हमने पता है कि हम डेंसिटी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और हमने अपने एक एलिमेंट्स के एटम को क्या सपोज करके रखते हैं, उसको कंसीडर करके रखते हैं स्फेरिकल। तो स्फेरिकल क्या होता है, हमारा गोल। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, तो हम वॉल्यूम ले सकते हैं V इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होता है। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम डेंसिटी में वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, देखिए अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है, तब क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर हम आर यानी कि किसी भी एटम की जो रेडियस इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसकी जो रेडियस है, अगर उस रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो आर कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होती है हमारी फिर डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम क्या करते हैं, मास इंक्रीज करते हैं, तब हमारी डेंसिटी क्या होती है, तब डेंसिटी इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे हमने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। इसके बाद अगर रेडियस इंक्रीज कर दी तो डेंसिटी तब भी डिक्रीज होगी। अगर मास इंक्रीज होगा तब डेंसिटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तब डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो हम नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि as we move from left to right, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट टू राइट चलने पर जो एटॉमिक साइज है वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इज डिक्रीज 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 हो जाता है। जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक साइज ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहाँ छोड़ देंगे, ऐसे कर लेते हैं। एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया और हमारी डेंसिटी क्या होती है, एंड डेंसिटी डिक्रीज हो, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहा, ये हमने डेंसिटी का फॉर्मूले से देखना था कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि डेंसिटी किसके रेसिप्रोकल है, वॉल्यूम के। वॉल्यूम हमने क्या लिया, आर। अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो रेडियस बढ़ाएंगे तब भी डेंसिटी नीचे होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी भी एक सीरीज में, किसी पर्टिकुलर सीरीज में 3D 4D 5D, तो क्या होता है, हमारा साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारा डेंसिटी का पॉइंट था। अब हम सेकंड पॉइंट पर चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है मेटेलिक बॉन्ड। तो सेकंड पॉइंट है हमारा
मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? देखिए, मेटेलिक बॉन्ड से मतलब होता है कि किस तरह से मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड बनने में मेटल में बॉन्ड कहाँ से आता है? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक समुद्र के जैसा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हो जाता है उसमें। तो इस तरह से होगा कि हमने ये मेटल है कोई M+, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये रहा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इलेक्ट्रॉन लूज होता है, उसके चारों ओर होगा, सी मॉडल हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट मेटल आएगा M+, उसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसको सराउंड करके रखेंगे चारों ओर से, ये रहा M+, ये भी इसको सराउंड करके रखेंगे। तो इन मेटल के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड होगा, सीधी सी बात है। अगर मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तब क्या होगा? तब हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स देन स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग यानी कि फिर मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? केमिकल बॉन्डिंग, वो मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, जो हमारा मेटेलिक बॉन्ड है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड है हमारा, अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तब क्या होगा? उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। ज्यादा हार्ड होंगे, जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? हार्ड होगा। और जितना हार्ड होगा उतनी ही आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम लास्ट आगे लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड हेडिंग है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी पे ही बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई होगा। तो ये लिख लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। क्यों होता है हाई? क्योंकि ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतनी हाई होगी। तो क्या लिखेंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग इज हाई ड्यू टू strong metallic bonding, due to strong metallic bonding and partial filled d orbital। और डी ऑर्बिटल्स क्या होता है? वो पार्शियल फील्ड होता है, इसकी वजह से ऐसा काम होता है। अब इसमें हमने एक एक्सेप्शन देखना है। एक्सेप्शन क्या होता है? जब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई हैं तो किसके हाई होते हैं और किसके कम होते हैं वो चेक कर लेते हैं किसके होंगे। एक्सेप्शन भी है तो एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन कौन होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसकी वजह से? क्योंकि उसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है और पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं।
अब एक्सेप्ट कौन है? एक्सेप्ट होते हैं हमारे Zn, Cd एंड Hg है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि दोनों के दोनों लो रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक्सेप्शन क्यों आया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे तो फिर मेटेलिक बॉन्डिंग भी कैसी होती है? वो भी वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कंपेयर देन अदर एलिमेंट्स। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मीन्स होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को इसमें सिंगल एटम में कन्वर्ट करना। सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई मेटल है M2। इस मेटल को कितनी एंथैल्पी दी जाए कि ये काय में कन्वर्ट हो जाए? M और M प्लस में। ये क्या है? कोई मॉलिक्यूल होगा और इस मॉलिक्यूल को काय में कन्वर्ट करना है? एटम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने किसी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दोबारा बता रहे हैं क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक हाई मेल्टिंग वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। कुछ एलिमेंट्स में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो जब हाई मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, तो इसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कैसी होगी? हाई होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एक लाइन नीचे लिख सकते हैं। क्या लिखनी है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई, ज्यादा होती है। आर हाई ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और एक्सेप्शन क्या है हमारा? एक्सेप्ट Zn, Cd एंड Hg। इस एक्सेप्शन को छोड़ करके सबकी एटोमाइजेशन की क्या होती है? एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो हम एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मैटर मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। जितना ये इंक्रीज होगा उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से शो करते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाता। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हाई होते जा रहे हैं वो उतना ही अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है।
हमारे इसमें जो कितनी 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, नंबर है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ए, एक हमने लिख दिया ए पॉइंट। कौन सा लिखा? इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कौन होते हैं? डायामैग्नेटिक का मीन्स होता है जिसमें नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, नो नंबर ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तब ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा बाय मैग्नेट को। तो यहां एक लाइन और लिख लेते हैं, रिपेल या रिपल्सन बाय मैग्नेट, ऐसे लिखेंगे, या रिपल्सन बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट को रिपेल कर देगा, मैग्नेट इसे नहीं चाहिए, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के गए तो ये क्या कर लेगा, उसको रिपेल कर देगा, मैग्नेट को रिपेल कर देता है, रिपल्सन ऑफ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट को रिपेल कर देगा। इसके बाद आता है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, मोर देन वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो इसमें लिखेंगे मोर देन वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जब ये क्या करेगा, ये वीकली अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या लिखेंगे, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड या बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होगा और ये परमानेंट मैग्नेट की जैसा बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें जैसे ही हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं जो सोर्स दिया था, तो ये वापस से अपना जैसे ही आ जाएगा, ये मैग्नेट का बिहेव नहीं दिखाता फिर लास्ट में। लेकिन एक हमारा होता है सी, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये होता है फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक में कौन होता है, जो परमानेंट मैग्नेट का बिहेव करता है। तो इसको लिखेंगे हम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है और एक परमानेंट मैग्नेट का बिहेव दिखाता है। अगर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो कुछ टाइम के बाद उस फील्ड को हटा लिया तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वापस हो जाएगा। और इसमें हमने इसका मोमेंट निकालना होता है, तो उसको क्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिससे पूछते हैं कि हमने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला दिखाना है, एक फॉर्मूला है हमारा n+2 जी। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकालते हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक बिहेवियर, ऐसे कर लेंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये स्पिन ओनली। और n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है नंबर, इसे bm इसकी यूनिट होती है, bm। तो n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और bm क्या है, bm यूनिट है, तो bm इज बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट है। तो इससे हम निकालते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपर्टी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां से हमारा एक क्वेश्चन आता है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक दो मैं करा रहा हूं, बाकी अपने आप करके देख लें। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द स्पिन only magnetic moment of the following ions। इन आयंस के लिए निकालना है। ए दे दिया इसने, ए है हमारा Cr3+, बी है हमारा Zn2+, सी इज Fe3+, और डी इज Cu2+। इनमें निकालना, तो हम एक में दिखा रहे हैं करके, किसमें, ए में। तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, Cr का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 24 का जब एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है Ar18, 18 यहाँ आगे, और उसके बाद होगा 3D कितना आता है 5, और 4s कितना आएगा 1। अब हमने क्या करना, Cr3+ है तो Cr3+ होने पर क्या करेगा, Ar18, और ये आ जाएगा 4s0, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो क्या बचेगा 3D3। अब 3D3 के लिए जब हम ऑर्बिटल फिल करते हैं तो कैसे करेंगे ऑर्बिटल फिल, ये है हमारा 3D3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3। तो n इक्वल टू हमारा आ गया क्या, तो यहां से हम n को निकाल लेंगे। अब n को निकालने के बाद हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, μs इक्वल टू n+2 √bm। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम आगे चलते हैं, μs इक्वल टू n कितना आया 3 + 2bm। μs इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 कितने bm, तो 3 5 जा 15, तो μs इक्वल टू 15bm ऐसे आएगा। तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये एक क्रिया, ऐसे ही आपने अदर भी करने हैं, बहुत सारे जितने भी हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 हमने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया, अब आपने अपने ये क्वेश्चन पूरे कर लेने हैं। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसे देखते हैं क्या ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। तो 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का मीन्स होता है कि ये एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जिसमें उसको अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो ये क्यों बनाता है, इसमें कुछ रीजन होता है, क्योंकि जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका साइज सिमिलर होते हैं, सबके सिमिलर साइज हैं, ठीक है। सबके पास में हाई चार्ज है, चार्ज भी ज़्यादा होता है, और उसके पास में डी ऑर्बिटल की भी अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए किस वजह से करता है, हम लिख रहे हैं इसमें ड्यू टू किसकी वजह से ये करता है। हमने बताया कि ये किसकी वजह से करेगा, तो सिमिलर साइज होगा, ड्यू टू सिमिलर साइज और हाई आयनिक चार्ज ऑन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दो वजह से हो गया, एक तो क्या ड्यू टू सिमिलर साइज और हाई आयनिक चार्ज की वजह से हो गया, और किसकी वजह से हो सकता है,
and presents d orbital for फॉर्मेशन ऑफ, इसकी वजह से क्या फॉर्म कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं FeCN6 3 माइनस के चार्ज, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये हो गया। एक सेकंड कंपाउंड लिख सकते हैं ZnOH का होल 4 और 2 माइनस के चार्ज, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी बना करके रखता है। इसके बाद 7th पोर्शन पढ़ते हैं इसका। 7th प्रॉपर्टी होती है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। 7th है हमारी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटालाइटिक का मीन्स होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जो कम रेट से चलती है, उसमें अगर हमने कोई कैटलिस्ट लगा दिया तो वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर देता है और डिक्रीज भी कर सकता है। एक तरह से ये समझिए कि अगर रिएक्शन विद इन ऐसे कोई रिएक्शन चल रही है और वो 1 घंटे में कंप्लीट होनी है, यानी कि उसमें 60 मिनट्स लगते हैं, और कोई कैटलिस्ट यूज कर दिया, उसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया गया और कैटलिस्ट कैसा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो वो उस रिएक्शन के रेट को विद इन सेकेंड यानी कि सेकंडों में रिएक्शन को करा देगा। तो कैटलिस्ट का ऐसा रोल होता है। तो ये कैटलिस्ट भी ट्रांजिशन एलिमेंट से शो करते हैं। अब क्यों करते हैं उसका रीजन समझ लेते हैं कि किसकी वजह से ऐसा करते हैं। तो किस वजह से करते हैं ऐसा, ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के मल्टीपल होने की वजह से ये इस काम को करते हैं। यानी कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे हमने Fe का देखा था कि Fe पर कितनी होती है, 2+ होती है। एग्जांपल लिखे क्या होगा, जैसे Fe है हमारा, Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है। Zn कैसी करता है, Zn +2, ये तो वेरिएबल नहीं दिखा था। इसके बाद हमारा ऐसे Sn है, Sn क्या दिखाएगा, +2 भी शो करता है, +3 भी, +4 भी शो करता है। नेक्स्ट हमने Mn की बात की थी, तो Mn क्या करेगा, +2 से लेकर के +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 +6 और +7। ये क्या है, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और क्या करेगा, एक और किया इसने, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये था हमारा। अब हम इसमें एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, जैसे ये क्या है, V2O5, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हमारा, ये उसमें H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के फॉर्मेशन में यूज होता है। जैसे हमने सेकंड एक लिया Na, ये Na क्या होता है, ये हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। ये होगा हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। एक हमारा थर्ड है Fe, आयरन, आयरन काय में आता है, हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस, ये हैबर प्रोसेस में यूज होता है। हैबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, अमोनिया गैस बनाई जाती है, इसमें यूज होता है हैबर प्रोसेस में। एक बचा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 पॉइंट, उसमें है कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कलर्ड क्यों देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो किसकी वजह से कलर्ड आयन का फॉर्मेशन होता है, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि जिससे आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेगा, वो कलर देगा।
वो कलर देगा, ये हमें पता है कि कलर देता है। नेक्स्ट क्या होता है कि कलर क्यों देगा, वो इसकी वजह से कलर देगा क्योंकि उसमें वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में दूसरी जगह पर जा सकता है। सपोज कैसे होता है, देखिए ये हमारी कोई एनर्जी लेवल है, इसको हमने मान लिया कि ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको हमने मान लिया ग्राउंड स्टेट है। अब जैसे ही यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी लेवल 2, ये एनर्जी लेवल 1, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, मान लीजिए हमने इससे कुछ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में इसको एनर्जी दे दी। अब जैसे इसको एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, जंप कर जाएगा ऊपर, और जैसे ही यहाँ से जंप किया तो कुछ टाइम के बाद, यानी कि ये अपने घर को छोड़ करके अगर के घर में जाता है किसी के, तो बहुत कम समय के लिए जाएगा। फिर वहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, अपनी उस एनर्जी को इमिट करेगा और इमिट कर करके अपनी वापस उसी स्टेज में आ जाता है। तो जो ये इमिट करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कलर आता है। तो कलर किसकी वजह से आता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एनर्जी दी, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वहां से अपनी एनर्जी को लूज करेगा, इमिट करेगा, और इमिट करने के बाद अपनी वापस उसी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जब वो ऊपर से एनर्जी को इमिट करता है तो उसी की वजह से कलर दिखाता है। और कलर मेन क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा कलर वो दिखाता है। अब इसमें ये वाला क्या है, ये भी डी है, ये वाला भी डी ऑर्बिटल होता है, और ये वाला भी क्या है, डी ऑर्बिटल है। और तो डी ऑर्बिटल की वजह से इसमें क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है। तो इसे लिखते हैं कि डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन की वजह से भी कलर आता है, ये डी डी ट्रांजिशन होता है। डी डी का मीन्स क्या है, देखो ये हमारा डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं। जैसे ही इनके पास कोई लिगेंड आता है तो ये 2 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, नीचे वाले 3 होंगे, ऊपर वाले 2 होंगे। ऊपर वाले को Eg कहते हैं, नीचे वाले को T2G कहते हैं। तो ये Eg वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के T2G वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के Eg वाले में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, यानी कि डी से ही इलेक्ट्रॉन डी में ही गया तो उसे क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये तो था कि क्या डी डी ट्रांजिशन से ही ऐसा होता है, तो डी डी ट्रांजिशन से ऐसा नहीं होता, उससे अलग भी एक पोर्शन होता है जिसमें कलर देने का एक और रीजन होता है। तो वो रीजन समझ लेते हैं। सेकंड रीजन क्या है, ये तो डी डी ट्रांजिशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी वो कलर्ड देता है। देखिए कैसा, हमने दिया एक कंपाउंड दिया जिसको बोलते हैं हम MnO4 1 माइनस का चार्ज। ये कंपाउंड कैसे कलर का होता है, क्या किसी को पता है कैसे होता है? ये कंपाउंड KMnO4 इज पिंक कलर का होता है, पिंक कलर्ड आयन। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू LMCT, LMCT की वजह से ये ऐसा करता है। LMCT का फुल फॉर्म क्या होता है? LMCT का फुल फॉर्म होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसकी वजह से ये ऐसा करता है। सपोज हमने क्या करना है, मेटल टू लिगेंड करना है, KMnO4 में अगर हम देखते हैं कि जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +7 होगी। और जैसे ही +7 हुआ तो +7 होने की वजह से D0 हो गया। और हमने कहा कि D0 और D10 जो भी होते हैं, कौन, D0 और D10, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन इसे कलरलेस होना चाहिए था, कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया।
तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि ऑक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को इसके डी ऑर्बिटल में फिल कर देता है, और इसके डी ऑर्बिटल में फिल करने की वजह से ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, इसकी वजह से पिंक कलर आता है। तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लगभग सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं। एलॉयज फॉर्मेशन वगैरह है एक पॉइंट। एलॉयज फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे कुछ मेटल्स, पर्टिकुलर मेटल्स जिनके बीच में डिस्टेंस ओनली 15% की होती है, वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक एलॉय फॉर्मेशन होता है। तो एलॉय फॉर्मेशन होगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ में कोई और एलिमेंट मिला दीजिए, स्कैंडियम के साथ में जिंक मिला दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें सारी प्रॉपर्टी कर ली है इसकी, एक दो प्रॉपर्टी बची होगी, नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। तो इसे अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।